हेलो दोस्तों, आप सभी को इस प्यारे से YouTube चैनल CWK में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम जय पराक्रम में पोषण का दूसरा लेक्चर, वन शॉट का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम जय पराक्रम का पोषण पूरा कवर कर लेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। तो चलिए, एकदम पूरा VVI ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ शारदे को एक बार नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद चलिए एक मोटिवेशन हो जाए। जब आप थक जाए, रुकना मत, याद करो आप क्यों शुरू किए थे। सच में जब आप थक जाए तो याद कीजिए आपने क्यों शुरू किया था। जब शुरू किया है तो आप क्यों से पूरा नहीं कर सकते हैं। आपका घर की हालात बदली क्या? आपके घर की हालात बदली? अपने से पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपको खुद को साबित करना है, आपको सबको दिखाना है आप कर सकते हैं। आपके पड़ोसी ताना मारते होंगे सब, आपको सबको दिखाना है आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे। आज हम मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते जो आहार नाल कहलाते। देखिए ये आहार नाल है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितने जीव है ना, उसका भोजन पाचन के लिए, मतलब भोजन को पचौने के लिए, जो हम खाते हैं उसे पचौने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। उसी विशेष प्रकार के अंग को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल से जो संबंधित है पाचन ग्रंथियां, जो पाचन में काम आता है, जो पाचन क्रिया, सब मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है और इस एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। आहार नाल यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। मतलब आहार नाल जो है ना, एक कुंडली रचना है जो बहुत लंबा होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा, ये आएगा। मलद्वार तक फैला होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जैसे हम खाना खाते हैं, ये मुंह है, इसी मुंह को मुख गुहा कहा जाता है। और मुख गुहा जो है ना, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को ही, मतलब मुंह को ही कहा गया है आहार नाल का पहला भाग। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरे होते हैं। देखे होंगे ऊपर भी जबड़ा है, नीचे भी जबड़ा है। मुंह के आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। आप अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुख गुहा में, मुंह में है ना जीभ, दांत है ना। तब चलिए, हमारे मुख गुहे में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मतलब हमारे मुख गुहा है ना, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि, मतलब 3 दूना 6 गो लार ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ी पाया जाता है। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। मतलब लार ग्रंथि जो है ना, इससे निकलने वाले सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ, मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अपना मुख जो है, इसे मुंह को मुख गुहा कहा जाता है और मुंह से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये टाइलिन नामक जो है एंजाइम, जो मुख गुहा में लार ग्रंथि के प्रमुख जो होते हैं टाइलिन, यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन, याद रखिएगा। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। आप देखे होंगे जी के ऊपर खुरदुरा दिखाई देता है, मतलब आप फील करते होंगे वैसा। उसी को स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को स्वाद कलिका कहते हैं। चलिए, इन्हीं स्वाद कलिका के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा आदि का ज्ञान होता है। इन्हीं जो है ना स्वाद कलिका के द्वारा ही भोजन का मीठा, खारा, कैसा भोजन है जीभ पर लेते हैं तब ना पता चलता है वह खट्टा है, मीठा है, कैसा। अगर आप जीभ पे नहीं लेंगे तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा भोजन कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि क्या है। आप चलिए हम पढ़ते दांत के बारे में।
देखिए दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। देखिए दांत जो हमें मौसरा में धंसा होता है, मौसरा मतलब समझते होंगे अच्छा से, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। मतलब जड़ और शिखर जो ये ऊपर में जहाँ से हम काटते हैं, वो दोनों के बीच वाले को ग्रीवा कहते हैं, वो दोनों के बीच वाले को ग्रीवा कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिनके ऊपर दंतास्थ या डेंटाइन होती हैं, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यह हड्डी से अधिक मजबूत होता है। दांत जो हमारा होता है नहीं, यह हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है। क्या होता है? दांत जो होता है यह हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है और पीले रंग का होता है। दांत का प्राकृतिक रंग पीला होता है, यह भी आप समझ लीजिएगा। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षित करते। देखिए दांतों को कौन सुरक्षित करता है? तो इनामेल। दांतों को कौन सुरक्षित करता है? तो इनामेल। डेंटल के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षित करता है, जो दांतों को सुरक्षा देता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल ही होता है। मतलब दांत का इनामेल ही जो है ना, वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। सच बात है, दांत जो होता है वो भोजन को काटने तथा चबाने का काम करता है। यह वयस्क आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। आप सुने होंगे 32 ही तोड़ देंगे, वही 32 दांत होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं: भेदक या केनाइल, कर्तनक या इंसाइल, अग्र चवर्णक या प्रीमाइल, चवर्णक या मोलर। चवर्णक या मोलर। आप सिर्फ ये इधर वाला याद रखिएगा: भेदक, कर्तनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, भेदक, कर्तनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, भेदक, कतरनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, भेदक, कतरनक, भेदक, कतरनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। सिर्फ आप यही याद रखिएगा। दांत में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाते हैं। दंत अस्थित कहलाता है। मतलब जैसे दांत में अम्लीयता बढ़ जाता है तो दांत खराब हो जाता है, इसे ही दंत अस्थित क्षय कहते हैं। ग्रासनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। जैसे मुख गुहा है, जैसे कंठ हुआ, कंठ के ऊपर उसी को ग्रासनी कहते हैं। मुख के पिछले भाग को ग्रासनी कहते हैं। इनमें 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो सांस, जैसे सांस लेते हैं तो जिस द्वार से सांस जाता है फेफड़ा में उसे कहते हैं कंठ द्वार, और जिस द्वार से आहार जाता है मतलब जो हम खाते वो जाता है तो उसे कहते हैं निगल द्वार। उसे क्या कहते हैं? निगल द्वार। कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। याद रखिएगा एपिग्लोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? कंठ एवं निगल द्वार के बीच पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वासनली में नहीं जा पाता है। याद रखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो पट्टी जो होता है ना वो श्वासनली को ढक लेता है जिससे हमारा खाना जो फेफड़ा में ना जाके सीधा आमाशय में जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तब वो नली जो होता है जिससे हम खाना खाते हैं उसको बंद कर देती है जिससे हम सांस ले पाते हैं जो सीधे फेफड़े में जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचती है। ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंच जाती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, वो सीधा आमाशय में जाता है और आमाशय में अम्ल होता है जिससे वहीं से भोजन का पाचन होता है। देखिए यही आमाशय है, यही अपना आमाशय है, यही अपना आमाशय है। चलिए अगला स्लाइड में आमाशय देखिए, आमाशय किसे कहते हैं? देखिए यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर्ग गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। मतलब उदर्ग गुहा जो होता है उसके बाईं ओर होती है आमाशय, और यह जो होती है अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक, आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है।
आमाशय का अग्र भाग मतलब अगला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है, श्लेष्म एवं म्यूकस कोशिका, भित्तीय आम्ल जलन कोशिका और मुखिया जाइमो कोशिका। इन 3 प्रकार के कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। देखिए वो तीनों जो बोले, उस तीनों की कोशिका का जो स्राव होता है वो सम्मिलित रूप से जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्ल जन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिनोज नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन जो होता है वो भोजन को प्रोटीन पर कार्य मतलब भोजन जो होता है वो प्रोटीन को पचाकर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य का जो होता है आमाशय, उसमें लगभग 3 लीटर डेली जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार का आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसी घाव या पेप्टीन अल्सर कहलाता है। अल्सर जो होता है वो इसी के कारण होता है। बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब स्राव बहुत अधिक हो जाता है तो घाव हो जाता है। उसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। वैसे व्यक्ति में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टीन अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। जो भूखा रहता है उन्हें जो बहुत दिन तक भूखा रहता है उसे पेप्टीन अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। मतलब आमाशय में जो होता है ना वो वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ वसा का अधिकांश पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सर में बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाती है, जिसे काइम कहते हैं। आमाशय में जो भोजन जाता है वो गाढ़े लई की तरह हो जाए, जिसे काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। जो होता है काइम, जो वो लई बन जाता है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचती है। भोजन अब छोटी आंत में पहुंच चुका है। देखिए अब यहाँ से छोटी आंत शुरू होगा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हम पहले ये बोले थे छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, कम से कम 8 से 10 मीटर का होता है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल की इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया आहार नाल के मतलब छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में इनकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है।
भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई, सॉरी पहले हम बोल दिए थे 8 से 10 मीटर, नहीं ये 6 मीटर का ही होता है। 8 से 10 मीटर पूरा आहार नाल का होता है। अलग अलग होती हैं। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जैसे शाकाहारी गाय हो गया, उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। लेकिन जो होता है मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ, इसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। सेलूकस का पाचन ठीक से हो सके, मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। आंत 3 भाग ग्राहनी एगो जेजुनम तथा इलियम में बटा होता है। ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। यह जो होता है ये सी के आकार का होता है। ग्राहनी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नली खुली है। यह नलिका 2 भिन्न नलिकाओं के आसपास में जुड़ने से बनी होती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में हो जाता है। छोटी आंत के इसी भाग में हो जाता है। अब चलिए यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत, छोटी आंत खत्म हो गया, अब यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब यह जो है ना यकृत, यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 kg, 1.5 kg होता है, जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में उपस्थित है। जैसे उदर मतलब हमारे पेट के ऊपर दाहिने भाग में उपस्थित होता है। पित्त का निर्माण यकृत करता है, पर पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण जो होता है, पित्त रस के बारे में सुने होंगे, पित्त का निर्माण यकृत करता है, लेकिन पित्त जो होता है वो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त जो होता है वो गाढ़ा रहता है और हरा रंग का रहता है। पित्त का रंग कैसा रहता है? हरा, और वह गाढ़ा होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त के निम्नलिखित 2 मुख्य कार्य हैं। पित्त के 2 कार्य होते हैं। पित्त आमाशय से ग्राहनी में आए अम्लीय कौइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देती है, ताकि अग्नाशयी रस में एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। जैसे पित्त का एक काम है, जैसे अम्ल होता है, अम्ल को होता है वो उसे क्षारीय बनाते हैं। इसका 2 काम, एक काम होता है अम्ल को क्षारीय बनाना, और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। पित्त का 2 काम, पहला होता है अम्ल को क्षारीय बनाना, दूसरा होता है वसा का विखंडन करना। दूसरा क्या होता है? वसा का विखंडन करना। अब चलिए अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्न्याशय आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्राहनी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक अग्नाशयी रस, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाते हैं। इनमें इन्यूसिल नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मतलब इंसुलिन आप सुने होंगे, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब चलिए बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। यही है बड़ी आंत हमारा। बड़ी आंत छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। मतलब छोटी आंत, जैसे छोटी आंत से पाचन खत्म होता है वो सीधा बड़ी आंत में पहुंचती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत जो है ना वो 2 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। यह भाग कोलम तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी संरचना जिसका सिरा बंद होता है, यह संरचना अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स आप सुने ही होंगे, देखिए दिखाते हैं अपेंडिक्स दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ जो ये दिख रहा है ना उंगली नुमा, यहाँ रहता है, यहाँ नहीं, यहाँ जो
ऐसा रहता है यहाँ पर निकला हुआ, ये नहीं अभी दिख रहा है, ऐसा ही अपेंडिक्स यहाँ पर ही होता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। यह जो होता है आहार नाल का, ये बेकार अंग होता है, इसे काट कर भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपेंडिक्स क्या होता है? आहार नाल का बेकार भाग। आपसे पूछे जाएगा आहार नाल का बेकार भाग कौन है, तो अपेंडिक्स, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव है। अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है, मतलब अपेंडिक्स जो होता है ना वो एक अवशोषी अंग होता है। अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग होता है, अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग होता है। अपचा भोजन इलियम से कोलम में से होते हुए रेक्टम पहुंचता है। अपचा भोजन इलियम से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित होता है। जो जल बचा रहता है, जो जल बचा रहता है वो भी अवशोषित कहाँ हो जाता है? अतिरिक्त जल बड़ी आंत के इन भागों में अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए भोजन सारा भोजन पचकर कहाँ रहता है? रेक्टम में। रेक्टम में सारा भोजन जब पच जाता है तो वो रेक्टम में चला जाता है। सारा भोजन पच जाता है तो वो कहाँ जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में सारा भोजन पच जाता है तो वह रेक्टम में चल जाता है। चलिए ख़त्म हो गया आज अपना पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया। कल अपना होगा पूरा ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का, और उससे बाहर ऑब्जेक्टिव आ नहीं सकता। बिहार बोर्ड का उतना औकात नहीं हुआ है कि उससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछ सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। यह पार्ट 2 है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप अगर नए हैं तो फिर बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।